दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियंस नेटिव्स में। आज क्या आपने सोचा है, कभी-कभी आपको लगता है कि खबरें जो है इंडियन टीवी न्यूज़ चैनल पर जो दिखाए जा रहे हैं वो फेक है, गलत है या कुछ और खबरें को दबाने के लिए कुछ और दिखाया जा रहा है और इसकी असल वजह क्या है? जातिवाद, पूंजीवाद या कुछ और? आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ खास गेस्ट जुड़े हैं जो कि इस विषय के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं, जो कि इस विषय में काफ़ी उनका रिसर्च है, बहुत बड़े पब्लिक फिगर हैं, उनको हम अभी स्टेज पर ले रहे हैं। जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। सर आज जो विषय लगाया है कि भारत में जो चौथा पिलर है, लोकशाही का जिसे मीडिया कहा जाता है। क्या सर ऐसा लगता है कि मीडिया पर किसी अ, विशेष वर्ग या किसी विशेष समुदाय का कब्जा है जिसके कारण बहुजन समाज की जो असल में खबरें हैं वो दिखाई नहीं जा रही है? जी सर। अ, आज चर्चा करने के लिए इंडियन मीडिया चैनल में जो सब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, जो विषय रखा है, वो विषय है क्या भारतीय मीडिया में उच्च जाति के लोगों का ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, जिससे बहुजन समाज की समस्याओं को अनदेखा किया जाता है। आपने पहला ही प्रश्न इस विषय के ऊपर रखा है कि क्या मीडिया के ऊपर किसी का नियंत्रण है? तो भारत देश को जो तथाकथित आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में, संविधान लागू हो जाने के बाद भारत में इस लोकतंत्र को चलाने के लिए 4 पिलर जो है उनको खड़ा किया गया, उनको भारत की जनता के सामने प्रस्तुत किया गया। इसमें पहला पिलर विधायिका का है, दूसरा कार्यपालिका का है, तीसरा न्यायपालिका का है और जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो चौथा पिलर है प्रचार प्रसार माध्यम अर्थात मीडिया। जिसे हम मीडिया कहते हैं, प्रचार प्रसार माध्यम कहते हैं। तो ये मीडिया जो है वो अंग्रेजी शब्द है। इसका अगर हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो इसका सही सही अर्थ होता है माध्यम। तो माध्यम क्या है? एक है लोकतंत्र में सरकार और दूसरी है जनता। सरकार जो अच्छे काम कर रही है या बुरे काम कर रही है, उसके बारे में अच्छाई और बुराई के बारे में भारतीय जनता को अवगत करना, ये मीडिया का असल काम है। और जनता के जो असल मसले हैं, जो असल प्रश्न है, वो प्रश्न, वो मुद्दे सरकार तक पहुँचाना, जनता की आवाज़ बनना, ये मीडिया का काम है। लेकिन जो विषय आपने यहाँ चर्चा के लिए रखा है, उस विषय में ही सब निहित है कि मीडिया जो है, भारत में जो मीडिया है, वो इस प्रकार का काम नहीं कर रहा। वो सरकार के दबाव में काम कर रहा है या सरकार के लिए काम कर रहा है। इसलिए बहुजनों की जो आवाज़ है, वो भारतीय मीडिया में कहीं भी नहीं दिखाई देती। भारतीय मीडिया में बहुजनों के जो प्रश्न है, कभी भी उछाले नहीं जाते। इस संदर्भ में कि भारतीय मीडिया में ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस संदर्भ में मैं आपको एक हिस्ट्री का एक रेफरेंस देना चाहता हूँ। 1943 में, 1943 में जो महादेव गोविंद रानडे है, उनकी 101वीं बर्थ एनिवर्सरी थी और उस बर्थ एनिवर्सरी पे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने एक भाषण किया था। और उस भाषण का जो अंग्रेजी शब्द है, वो अंग्रेजी वाक्य जो है, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वो वाक्य क्या है? नेवर हैज हीरो वर्शिप बिकम सो ब्लाइंड एज वी सी इट इन इंडिया टुडे। इसका मतलब क्या है? ये जो वाक्य बाबा साहब ने कहा कि नेवर हैज हीरो वर्शिप बिकम सो ब्लाइंड एज वी सी इट इन इंडिया टुडे। तो
भारत के लोग जो है वो व्यक्ति पूजा कर रहे हैं, मीडिया के लोग खास करके, ये मीडिया के बारे में कहा गया वाक्य है। उनके भाषण में ये जो वाक्य प्रस्तुत हुआ है, वो वाक्य मीडिया के बारे में बाबा साहब ने कहा है कि मीडिया जो है किसी एक व्यक्ति की व्यक्ति पूजा करने में मशगूल है और उसके कारण भारत की जो जनता है उसको अनदेखा किया जा रहा है। भारत के जनता के असल मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है और एक किसी को हीरो बनाने के लिए और जो लोग हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भी बहुत सारी कुर्बानियां दी है, उन सब सभी लोगों को या तो अनदेखा किया जा रहा है या तो उनको विलन दिखाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, ऐसा बाबा साहब का कहना था। अभी ये 1943 का बाबा साहब का वाक्य था जो उन्होंने एक भाषण में कहा था। वो 2024 में आज हम बैठे हैं 27 सितंबर 2024 को इस बारे में चर्चा करने के लिए। तो आज भी बाबा साहब का कहना सटीक है। आज भी बाबा साहब का कहना ये ये जो परिस्थिति देश में बन रही है मीडिया के बारे में आज भी लागू है। आज भी मीडिया किसी एक व्यक्ति की चापलूसी करने में, उसको हीरो बनाने में लगी हुई है। इसलिए बहुत सारे जो सामाजिक विश्लेषक है, राजकीय विश्लेषक है, उन्होंने भारत की मीडिया को गोदी मीडिया, जब ये बाबा साहब ने 1943 में ये सेंटेंस कहा था, तो 1943 में गांधी जी को हीरो बनाने में सभी देश ये जो देश की मीडिया है, तथाकथित मीडिया है, वो लगी हुई थी। आज की जो मीडिया है, वो मीडिया मोदी को हीरो बनाने में लगी हुई है, इसीलिए इस मीडिया को गोदी मीडिया कहा जा रहा है। तो आपका ये जो कहना है, आपका जो पहला प्रश्न है, क्या मीडिया पर किसी का दबाव है? तो बिल्कुल मीडिया पर दबाव है, खास लोगों का उस पर नियंत्रण है और खास लोगों का उस पर नियंत्रण होने के कारण ही बहुजन लोगों की जो आवाज है वो सामने नहीं आ रही है, वो मीडिया में कभी कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही है और इसीलिए बहुजन समाज की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। ये कारण है कि मीडिया पर खास लोगों का वर्चस्व प्रस्थापित हो चुका है। जी सर, जिस खास वर्ग की आप बात कर रहे हैं या फिर असल में जो प्रश्न है कि वो कौन लोग हैं और उनका मकसद क्या है? तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 14 अक्टूबर 2022 को द हिंदू नाम का जो अंग्रेजी पेपर है, उसमें एक आर्टिकल छप के आया। उस आर्टिकल का टाइटल था 90% ऑफ लीडरशिप पोजीशन इन इंडियन मीडिया ऑक्युपाइड बाय अपर कास्ट ग्रुप रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में जो रिपोर्ट ऑक्सफैम इंडिया एंड न्यूज लॉन्ड्री रिपोर्ट ने बनाया, तो ये 14 अक्टूबर 2022 को छप कर आया, द हिंदू में छप के आया। और इसका साफ साफ कहना है कि जो लीडरशिप पोजीशन है इंडियन मीडिया में, भारत की मीडिया में जो लीडरशिप पोजीशन है, की पोजीशन है, उसमें 90% जो लोग हैं वो अपर कास्ट के लोग हैं। तो पहले तो हमें ये जानकारी लेनी होगी कि वो टॉप पोजीशंस, लीडरशिप पोजीशंस, की पोजीशंस कौन 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 सी है। तो पहला तो वो लीडरशिप पोजीशन में जो पोजीशन आता है वो होता है एडिटर इन चीफ, जो चैनल चलाता है, चैनल की हर न्यूज को वो देखता है, एडिटर इन चीफ। सेकंड पोजीशन जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर का है। थर्ड पोजीशन जो है एग्जीक्यूटिव एडिटर का है। चौथा पोजीशन जो है ब्यूरो चीफ का है और पांचवा जो है वो इनपुट आउटपुट एडिटर का है। ये पांच जो पोजीशंस है वो लीडरशिप पोजीशन है और इन पांचों की पांचों पोजीशन पर 90% जो कब्जा है वो अपर कास्ट है। तो अपर कास्ट में भी किसका है? आपने एक खास प्रश्न मुझको पूछा है कि किसी वर्ग का इस पर कब्जा हो चुका है, कंट्रोल हो चुका है, तो वो लोग कौन है? तो इसके बारे में ये अभी जो मैंने बताया 5 पोजीशन,
तो भारत में ये ऑक्सफैम इंडिया न्यूज़ लॉन्ड्री रिपोर्ट ने ये जो रिपोर्ट बनाया, 121 न्यूज़ रूम का उन्होंने जो है रिव्यू किया, रिपोर्ट किया, उसका सर्वे किया। उस रिव्यू रिपोर्ट एंड सर्वे में 121 न्यूज़ रूम के सर्वे में क्या दिखाई दिया? तो 121 पोजीशन है वहाँ पर। 43 इंडियन प्रिंट, टीवी एंड डिजिटल मीडिया आउटलेट्स का सर्वे किया उन्होंने। 43 इंडियन प्रिंट, टीवी एंड डिजिटल मीडिया आउटलेट्स का सर्वे किया। उसमें से न्यूज़ रूम लीडरशिप की 121 पोजीशन थी। उस 121 पोजीशन में जो है उसमें से 106 पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाइड बाय अपर कास्ट। ऊंचे वर्ग के जो लोग हैं, ऊंचे जाति के जो लोग हैं, उन्होंने 121 में से 106 पोजीशन ऑक्यूपाई कर लिए हैं, उन्होंने उस पर कब्जा जमा लिया। तो ये परसेंटेज में अगर हम निकालते हैं तो ये 89% है। तो बचे कितने? 11%। तो हम लोगों को लग सकता है कि जो भारत में हम जिसको बहुजन समाज बता रहे हैं कि बहुजन समाज की समस्या ये मीडिया में नहीं दिखाई दे रही है। तो ये बहुजन समाज कौन है? तो बहुजन समाज में एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग हैं। तो इसमें एक खास बात दिखाई देती है, जिस एससी की 2011 की सेंसस जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन है, जनसंख्या 18.46%। एससी की जो जनसंख्या है वो 18.46% है, लेकिन इस 106 के बाद जो लोग बचते हैं, 121 में से 106 को अगर काट लिया जाता है तो बचती है कितनी पोजीशंस? 15 पोजीशंस बचती है। उसमें से 5 पोजीशन पर ओबीसी है, एक भी पोजीशन पर एससी नहीं है। 18.47%, 18.46% उनकी पॉपुलेशन है, लेकिन एक भी एससी का बंदा इस लीडरशिप पोजीशन पर नहीं है। दूसरा, जो शेड्यूल ट्राइब की जो जनसंख्या है 2011 की सेंसस के अनुसार वो है 10.97%। तो तकरीबन तकरीबन 11% उनकी संख्या है। लेकिन इस 21 पोजीशन में जो 11 अभी बचती है, 15 अभी बचती है 106 जाने के बाद, उसमें एसटी का एक भी नहीं। तो 121 में से 106 जो पोजीशन है वो अपर कास्ट लोगों ने ले ली। उसके बाद में बची 15। उस 15 में एक भी एससी का बंदा नहीं है, उस 15 में एक भी एसटी का बंदा नहीं है। जो बचे कुछ लोग हैं उसमें से 5 ओबीसी के लोग हैं और 6 माइनॉरिटी के लोग हैं। और माइनॉरिटी में बहुत सारे रिलीजन्स भारत में आते हैं, क्रिश्चियन है, ज्यू है, जैन है, बुद्धिस्ट है, सिख है, लिंगायत है, बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स माइनॉरिटी में आते हैं। तो माइनॉरिटी के 6 लोग हैं और ओबीसी के 5 लोग हैं और बचे अब 4 लोग। 4 लोगों में 4 लोगों की जानकारी सर्वे के लोगों के पास नहीं आई कि ये कौन से जाति के लोग हैं। ये तो वो भी अगर बात बनती, 4 लोगों का भी डेटा अगर आता तो वो भी 89% में प्लस हो जाते, यानी ये 90+% जो लोग हैं ये उन्होंने इंडियन मीडिया पर की पोजीशन जो है उस पर कब्जा जमा लिया है। एससी का, एसटी का एक भी बंदा। अभी मैंने कहा कि ये इसमें 5 लोग ओबीसी के हैं, तो 5 लोग अगर ओबीसी के हैं तो हम लोग समझ लेंगे कि ओबीसी का तो प्रतिनिधित्व हो गया। अभी हमारे पास 2011 के सेंसस में भी नहीं है और इसके पहले भी किसी सेंसस में, जो भारत आजाद होने के बाद जितने सारे सेंसस हुए, उसी उस किसी भी सेंसस में ओबीसी की जो जनगणना है वो निर्धारित नहीं की गई। यहाँ इस देश में कुत्तों की जनगणना होती है, कुत्तों की गणना होती है, जानवरों की होती है, हिजड़ों की होती है, लेकिन ओबीसी की गणना नहीं हुई। लेकिन अगर हम 1931 की, 1931 की अगर जनगणना को प्रमाणित मानते हैं तो उस वक्त ओबीसी की संख्या जो है वो 52%। तो उस हिसाब से अगर 52% से के हिसाब से
ओबीसी लोगों का प्रतिनिधित्व इस की पोजीशन पर अगर हम देखते हैं तो वो कितना होना चाहिए? तो 121 में तकरीबन हम सोचते हैं कि 60 लोग होने चाहिए थे। 60 से ज़्यादा लोग ओबीसी के होने चाहिए थे, लेकिन है कितने? तो 5 लोग हैं और उसमें भी अगर हम उस इस 121 में से 106 जो गए, उसमें अगर हम उसका और कैटेगराइज़ेशन करते हैं, उसको और हम बारीकी से देखते हैं, तो 76% एंकर्स बिलॉन्ग्स टू सेम कास्ट ऐसा इस सर्वे में कहा गया है। ऑक्सफैम इंडिया न्यूज़ लॉन्ड्री का ये जो रिपोर्ट है, उसमें क्या कहा गया है? ये जो 106 अपर कास्ट लोग हैं, उसमें से भी 76% जो लोग हैं, वो 76% लोग खास एक जाति के। तो ये एक जाति के लोग ऐसा लिखा गया है, तो ये एक जाति के लोग हैं और ये कौन से जाति के हैं? ये तर्क से हम इसको प्रमाणित कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो अगर हम इतिहास को उठा के देखते हैं, तो सम्राट बृहद्रथ मौर्य को ये सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने जब की, तो उसके बाद में जाति व्यवस्था बनी और जाति व्यवस्था के शीर्ष स्थान पर जो पहले वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और उसमें से छाटे हुए अति शूद्र लोग थे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चातुर्वर्ण व्यवस्था इस देश में थी। तो इस देश में जो चातुर्वर्ण व्यवस्था थी, तो वर्ण व्यवस्था में भी शीर्ष स्थान पर ब्राह्मण बैठे थे और उसके बाद में सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या करने के बाद में जाति व्यवस्था को बनाया गया और जाति व्यवस्था में वर्ण को ही जाति मान के वो लोग चलने लगे, वर्ण संकर ना हो इसके लिए। तो वर्ण व्यवस्था में भी वो टॉप पोजीशन पे थे, शीर्ष स्थान पर थे और जाति व्यवस्था में भी वो शीर्ष स्थान पर ही बैठे हुए हैं, वो आज भी हमको दिखाई देता है। तो और जब हम न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, उनके रिपोर्टर्स लोगों के नाम जब हम पढ़ते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और समाज में देखते हैं, कि न्यूज़ रिपोर्टर में नाम किन लोगों के हैं? कुलकर्णी का है, आप्टे का है, जोशी का है, मिश्रा का है, पांडे का है। तो ये मिश्रा, पांडे, कुलकर्णी, देशपांडे किस वर्ण के लोग हैं? किस जाति के लोग हैं? ये भारत के लोगों को अब और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। भारत में बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने भारत देश में ये धोखेबाज़ी कौन कर रहा है, इसको उजागर किया है। तो ये 76% इसमें से 106 में से जो 76% एक ही जाति के लोग हैं, तो ये तर्क के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि वो ब्राह्मण जाति के लोग ही हो सकते हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस खास जाति का भारत की मीडिया पर वर्चस्व जमा बैठा है और दूसरी कोई जाति नहीं, वो ब्राह्मण जाति है, ऐसा कहा जा सकता है। सर, आपका जो एनालिसिस है वो सही है। जैसे कि आपने बताया कि एससी में 18%, एसटी में 10% पॉपुलेशन है और ओबीसी जो कि जनगणना नई हुई है 31 के अनुसार 52% है। उसमें से भी सिर्फ 5 लोग ही इस डिपार्टमेंट में आते हैं। दूसरा मुद्दा आपने कहा कि 76% जो एंकर है, जो मीडिया न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, जो एंकर है, वो भी एक ही जाति के हैं, सेम कास्ट के हैं। दूसरा परसेंटेज आपने बताया सर कि 89% कब्ज़ा मीडिया पर किसी एक वर्ग का है। आपने लास्ट में कहा है कि ब्राह्मण समाज का ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, यानी ब्राह्मण समाज ने मीडिया पर कब्ज़ा किया हुआ है। ये अभी सिद्ध होता है, सिद्ध हो चुका है और इस बारे में बहुजन समाज काफ़ी होशियार हो चुका है। उनकी तरफ काफ़ी संगठन है जो समाज में काम करते हो, जानकारी पहुँचाने का काम कर रहा है। लेकिन सर जो अभी विशेष जो जाति है, जो ब्राह्मण समाज है, क्या मकसद है इनका? कोई ऑब्जेक्टिव है? वो क्यों बहुजन समाज को अपना
रिप्रेजेंटेड जो प्रतिनिधित्व है, जो हिस्सेदारी का मामला है, वो नहीं देना चाह रही है। क्या कुछ अलग उनके माइंड में चल रहा है या फिर उनका कुछ अलग मकसद है? आप इसके बारे में हमें ज़रूर गाइडेंस कीजिए सर। जी सर। चर्चा तो हम भारत की आज की मीडिया के बारे में कर रहे हैं, लेकिन मीडिया का आज की मीडिया का चरित्र अगर हमको समझना है तो हमको इतिहास में झाँक कर देखने की ज़रूरत है कि मीडिया हमारे साथ आज ऐसा क्यों कर रहा है। तो आज के हिसाब से मैंने आपको प्रमाणित कर दिया कि आज के दौर में भी अगर किसी का वर्चस्व मीडिया में जमा हुआ है तो एक जाति का है और वो ब्राह्मण जाति के लोग हैं। ये रिपोर्ट कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऑक्सफैम इंडिया का ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कह रहा है। तो आज ये लोग हमारे साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। ये धोखेबाजी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग हमको स्वतंत्र भारत में भी गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी 1951 में यही कहा था कि आज भी हम इन लोगों की गुलामी है। भारत को स्वतंत्रता मिली, भारत के उच्च वर्णीय लोगों को, उच्च जाति के लोगों को सिर्फ आज़ादी मिली, आज भी हम गुलाम हैं। यही बात अन्ना भाऊ साठे जी ने भी कही थी। ये सर आज़ादी 1 मिनट झूठी रोकना है, चाहूँगा। एक देश की विषय जनता भूखी इस है। चैनल पर 2 बार आया है। आपने अभी एक सेंटेंस का यूज़ किया है कि सिर्फ़ फॉरवर्ड कास्ट के जातियों को आज़ादी मिली है 47 में। इसी संदर्भ में काफ़ी पहले भी चर्चा हुई थी, लेकिन क्या आप इस पर थोड़ी और रोशनी डालना चाहोगे सर? नहीं, तो रोशनी डालने के लिए मैं तो ये 2 तथ्य आपके सामने रख ही रहा हूँ कि हम चलते हैं हमारे महापुरुषों के विचारों पर। जिस विचारों पर महापुरुष चले, उन्होंने जो बातें हमारे सामने रखी, बोल बोल के रखी या लिख के रखी, तो उसमें जो इतिहास हमारे सामने है, उसमें से मैंने एक बात तो आपको बताई कि 16 अगस्त 1947 को अन्ना भाऊ साठे ने बंबई में एक जुलूस निकाला और जुलूस में नारा दिया, ये आज़ादी झूठी है और देश की जनता भूखी है। तो जिन महापुरुषों ने हमारे लिए जान दी, कुर्बानी की, उन लोगों की बातें हमारे लिए सच्चाई है, प्रमाणित है। उनको हम प्रमाण मान के चलते हैं, तो इस प्रमाण के आधार पे मैं कह रहा हूँ कि आज भी हम गुलाम हैं। दूसरा प्रमाण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब का कि उन्होंने उन्होंने 1951 में कहा था कि आज भी हम उन लोगों के गुलाम हैं। उन वो लोग कौन हैं? आज भी हम उन लोगों के गुलाम हैं, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। वो लोग कौन हैं? तो बार-बार बाबा साहब अम्बेडकर का जब हम इतिहास पढ़ के देखते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ब्राह्मणों की तरफ अंगुली निर्देश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कि इन ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाई, ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मणों ने हमको अनटचेबल बनाया, ब्राह्मणों ने हमें जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, हमारी महिलाओं को दास इन्होंने ही बनाया। ये बाबा साहब ने हज़ारों बार अपनी किताबों में लिख कर रखा है। वो किताबें पढ़ने के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि बाबा साहब ने भी कहा कि आज भी हम गुलाम हैं और गुलामी के और संदर्भ क्या देना चाहते हैं कि जो लोग खुद का निर्णय खुद नहीं ले सकते, खुद के बारे में जो निर्णय अपने बारे में खुद नहीं ले सकते, वो लोग गुलाम हैं। अभी मैं मीडिया के बारे में आपके सामने मैंने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए, वो आंकड़े क्या बता रहे हैं? अगर हम आज़ाद होते और रिप्रेजेंटेशन भारत के संविधान में आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 में और बहुत सारे आर्टिकल जो भारत के संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने लिखे, अगर वो आर्टिकल लागू होते, अगर संविधान लागू होता, भारत के लोकतांत्रिक तो मीडिया में भी हमारे लोग होते। 18% हमारे लोग जो है 18% अभी समझ लो कि 15% तकरीबन रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को है, रिप्रेजेंटेशन है। तो शेड्यूल कास्ट के 15% एंकर होने चाहिए थे। शेड्यूल ट्राइब के तकरीबन 7 से 8% एंकर्स होने चाहिए थे। की पोजीशन पर हमारे लोग बैठने चाहिए थे। तो बैठे हुए तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये कौन नहीं बैठने दे रहे हमारे लोगों को। ये एससी, एसटी और ओबीसी को कौन लोग जो है वो बैठने नहीं दे रहे हैं।
अपना वर्चस्व, तो वही बात तो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। आज भी उन्होंने गुलाम बनाया है, और जिन लोगों ने इतिहास में हमको गुलाम बना के रखा था, आज भी वही गुलाम बना के रखे हुए हैं। यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये जो लोग हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बहुत सारे डीएनए रिपोर्ट जो है अब सामने आ गए हैं। डॉक्टर माइकल बामशाद का रिपोर्ट है। अभी हाल ही में नेपाल में बामसेफ का ऑर्गेनाइजेशनल कैडर कैंप चल रहा है। उस ऑर्गेनाइजेशनल कैडर कैंप में डॉक्टर विलास खरात साहब जी कि छत्रपति शिवाजी महाराज का बौद्ध धर्म के संदर्भ में क्या संबंध था। तो उस किताब में विलास खरात साहब ने लिखा है, साफ साफ लिखा है। बहुत सारे जो साइंटिस्ट लोग हैं उनके डीएनए रिपोर्ट उस किताब में उन्होंने दी है। अभी वो पब्लिश हुई है। पूरी किताब मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन कुछ कुछ बातें उसमें से पढ़ी हुई है। पहले माइकल बामशाद का डीएनए रिपोर्ट मैं पढ़ चुका हूँ। तो माइकल बामशाद का डीएनए रिपोर्ट और अभी विलास खरात साहब ने जो नए तथ्य प्रस्तुत किए हैं बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों के, उस बात से प्रमुख कब्जा जमाए हुए बैठे हैं वो विदेशी लोग हैं। वो बाहर से यहाँ आए हुए हैं, और ये बाहर से आए हुए हैं लोग, जब भी कोई बाहर का लोग बाहर के लोग जब आते हैं, बाहर का समूह जब भी कभी आता है, तो यहाँ के मूल निवासी जो लोग हैं, मूल निवासी बहुजन लोग जो है, उनको वो गुलाम बनाने के लिए ही आते हैं। ये इतिहास में बहुत बार हमने देखा है, बहुत बार पढ़ा हुआ है। इसके बहुत सारे तथ्य हमारे सामने हैं कि जो जो विदेशी आक्रामक यहाँ पर आए, उन्होंने भारत की जनता को, मूल निवासी लोगों को गुलाम बनाने का काम किया। वही काम ब्राह्मणों ने भी किया, लेकिन ब्राह्मणों ने और एक काम किया। गुलाम बनाए रखने के लिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था बनाई रखी, और वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था बना के रखे। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हमारे लोगों को तकरीबन 2500 तक गुलाम बनाए रखा हुआ है। ये इतिहास है। तो 2500 से वही लोग आज हमको गुलाम बनाए रखे हैं। ये इस बात से प्रमाणित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि ये लोग हम हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग विदेशी है, और विदेशी लोग जब जब दूसरे देश पर आक्रमण करते हैं, वहां पर आके रहते हैं, तो वो वहां के मूल निवासी जनता को, मूल निवासी बहुजनों के अंतर्गत उन्होंने हमारे लोगों को गुलाम बनाए रखा हुआ है सर। जी सर, एक मेरा जो सवाल था कि गुलाम क्या मकसद है इनका? तो गुलाम बनाने के लिए इन्होंने यह कब्जा किया है, करवाया है। सर, बहुजन समाज के साथ ये जो अन्याय हो रहा है, तो किस तरह से इस अन्याय के विरोध में लड़ा जा सकता है? जी सर। तो लड़ने के लिए तो एक हथियार जो है, ये भारत में जो लोकतंत्र है, संविधान लागू है, तो लोकतंत्र में हम लोगों को कानून व्यवस्था के हिसाब से हमको लड़ाई लड़नी चाहिए। तो ये एक कानूनी हथियार, कौन सा कानूनी हथियार? तो लोकतंत्र में मीडिया बहुत ज्यादा खतरनाक टूल है, बहुत ज्यादा असरदार टूल है, हथियार है, जिसका इस्तेमाल करके करोड़ों करोड़ों लोगों तक पहुंचा जा सकता है। करोड़ों करोड़ों लोगों को, शासक जाति जो लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हमको गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, इसके बारे में हम मीडिया के जरिए लोगों को बता सकते हैं। इसीलिए जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने काम शुरू किया, वैसे तो भारत में मीडिया की शुरुआत वृत्तपत्र जिसे
कहते पेपर आज के ज़माने में 80 में द बंगाल गैजेट नाम का पेपर निकला, बंगाल गैजेट 1780 में। तो बहुत पुराना इतिहास है कि लोकतंत्र में जब भी हमको लड़ाई लड़नी है तो कानून के हिसाब से हमको लड़ाई लड़नी होगी। तो ये कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए ये एक हथियार है, मीडिया एक हथियार है। इस हथियार का डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इस्तेमाल किया 1920 में। उन्होंने मूक नायक जो है वो शुरू किया 1900 और महात्मा फुले जब आंदोलन चलाते थे, सत्यशोधक समाज ये आंदोलन चलाते थे, तब उन्होंने भी दीनबंधु नाम का जो अखबार था उसमें दीनबंधु ने भी बहुत सारी बातें लिखी। महात्मा फुले साहब ने भी, अम्बेडकर साहब भी यही बात की कि जो अखबार है उसका बहुत सारा इस्तेमाल अपने आंदोलन को बढ़ाने के लिए, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए किया। तो आज की तारीख में हमें भी ये करना चाहिए था, लेकिन हम ये कर नहीं सक रहे हैं क्योंकि आज की जो मीडिया है वो मीडिया सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ढेर सारा पैसा लगता है, ढेर सारे संसाधन लगते हैं और बहुजन समाज को इन लोगों ने गुलाम बनाया, जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था बना के ये बंदियां हमारे बहुजन समाज के लोगों को लगा। उस 7 बंदियों में पैसा रखने के लिए यानी साधन और संसाधन रखने पर पाबंदी थी। हमारे लोग साधन और संसाधन नहीं रख सकते थे। साधन और संसाधन क्यों नहीं रख सकते थे? अगर हमारे लोगों के पास साधन और संसाधन आ जाते तो हमारे लोग ब्राह्मणों की गुलामी करने से इनकार कर देते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सप्तबंदी यानी 7 प्रकार की बंदियां हमारे लोगों पर लागू की। उसमें से एक बंदी हमारे लोग साधन संसाधन नहीं रख सकते। तो अभी मैंने अभी बोला कि आपको अगर एक अखबार चलाना है या आपको एक न्यूज़ चैनल चलानी है या आपको एक मैगज़ीन चलानी है, तो उसके लिए आपके पास ढेर सारे पैसे होने चाहिए। जो पेपर बिकता है 2 रुपए 3 रुपए में, उस पेपर से जो मिला हुआ पैसा है उससे आप अखबार नहीं चला सकते। उस अखबार को चलाने के लिए आपके पास एडवर्टाइजमेंट चाहिए, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चाहिए और वो एडवर्टाइजमेंट के कौन दे सकता है? वो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ दे सकती है और ये बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भी किसके पास है? ब्राह्मण बनियों के पास ही है। ब्राह्मण या बनियों की कंपनियाँ हैं। तो ब्राह्मण और बनियों की कंपनियाँ अपनी व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए, अपनी व्यवस्था को ध्वस्त होने के लिए थोड़ी हमारे अखबारों को, हमारे न्यूज़ चैनल को एडवर्टाइजमेंट देंगे, वो बिल्कुल भी नहीं देंगे। वो देखेंगे कि हमारे अखबार, हमारे न्यूज़ चैनल बंद कैसे पड़े। तो बहुत सारे प्रयास हमारे लोगों ने किए भी है, अखबार शुरू करने के, न्यूज़ चैनल शुरू करने की पहल भी की गई है। लेकिन ये जो मामला है, पैसों के कारण, संसाधनों के कारण बहुत बार सफल नहीं हो पाता है। तो अ, जिसके कारण ये फँसा हुआ है। तो अभी आपने पूछा कि इसको हम सफल कैसे बना सकते हैं? एक तो है ज़मीनी लड़ाई, वो तो बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, बहुत सारे संगठन है उसमें, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी बात मीडिया की चल रही है और अगर हम अखबार नहीं चला सकते हैं या हमको ये व्यवस्था चलाने नहीं देगी, हम टीवी चैनल्स नहीं चला सकते या व्यवस्था हमको नहीं चलाने देगी, तो हमको आज के दौर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमको ये करना चाहिए। मीडिया जैसे हर व्यक्ति न्यूज़ एंकर बन सकता है। हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, हर व्यक्ति फेसबुक चलाता है, ट्विटर चलाता है, इंस्टाग्राम चलाता है और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ज़रिए आज आप देख सकते हैं कि जो बातें जो तथाकथित मीडिया है, जो वर्ण वर्चस्ववादी मीडिया है, जो जातिग्रस्त मानसिकता वाली मीडिया है, जिस मीडिया पे शासक जातियों ने कब्जा जमाए बैठा हुआ है, वो मीडिया जो बातें नहीं दिखाती, वो बातें सोशल मीडिया ने भारत देश में कई बार उजागर की है। ये हमारे सामने है। तो मणिपुर का जो मसला है वो आपके सामने है। जब आर्मी में काम करने वाले 2 सैनिकों की महिलाओं को नंगी करके उस मणिपुर में दौड़ाया जा गया था,
रास्ते पे दौड़ाया गया था, वो बात भारत के जनता के सामने लाने का पहला काम किसी भी तथाकथित मीडिया ने, प्रस्थापित मीडिया ने नहीं किया। वो बात, वो मसला भारत की जनता के सामने लाने का काम यहाँ के सोशल मीडिया के लोगों ने किया। तो हर वो व्यक्ति जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है और एंड्रॉयड मोबाइल चलाने का हुनर है, हर वो व्यक्ति एंकर बन सकता है और अपने आप समाज की आवाज बन सकता है। ये मीडिया चैनल वाले हमारे लोगों की आवाज मीडिया में नहीं लाने देना चाहिए। हमारे जो एससी और एसटी के जो पत्रकार है, जो लिखने वाले लोग हैं, वो उनके कितने आर्टिकल आते हैं? उनके सिर्फ इंग्लिश आर्टिकल्स, इंग्लिश जो पेपर्स है, इंग्लिश पेपर में 5% हमारे लोग जो है एससी के, एसटी के, और थोड़ा सा बेहतर है हिंदी में 10% हमारे लोग हैं एससी और एसटी के, जो न्यूज रिपोर्टर्स है, जो राइटर्स है, वो लिखने वाले लोग हैं। 5%, 10% लोग ही, अंग्रेजी में 5%, और हिंदी हिंदी अखबारों में 10% भी लोग लिख सकते हैं। तो जो हमारे बड़े बड़े पत्रकार है, उनके पास भी मौका नहीं है, उनके पास भी अवसर नहीं है। ये भी मैंने जो अभी 5%, 10% का आंकड़ा आपको दिया, वो ऑक्सफोर्ड के रिपोर्ट से ही दिया। तो हमारे तथाकथित विद्वान लोग भी है जो न्यूज चैनलों में, अखबारों में, वो वहां पर जाके जॉब करते हैं, लेकिन उनको लिखने का मौका नहीं मिलता। अगर लिखते भी है तो लिखने के बाद जो एडिटर इन चीफ है वो उसको पब्लिश नहीं करता। उसका भी रिपोर्ट है, वो बाद में आपको मैं बताता हूँ कि कितने परसेंट हमारे जो लोगों के लेख है, हमारे बारे में जो लोग हैं, हमारे लोगों के मुद्दे कितने परसेंट उछाले जाते, वो भी बात में आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि 5% और 10% ही हमारे लोगों को वहां पर अपने बात रखने का मौका मिलता है। लेकिन सोशल मीडिया में ये जो पाबंदी है, किसी पर भी अभी फिलहाल में नहीं है, उस पर भी पाबंदी लाने की कोशिश में सरकार है, लेकिन फिलहाल अभी नहीं है। कोई भी बंदा अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने तहसील में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में कोई भी मसला अगर उछलता है, वो बहुजन समाज के हित का है, हुकूक का है, हक का है, बहुजन समाज पर अगर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो हर व्यक्ति अपना एंड्रॉयड खोल के फेसबुक पर लाइव आके या अन्य जो सोशल मीडिया के संसाधन है उनका इस्तेमाल करके अपने समाज की बात जो है वो बेखौफ होके, बेखौफ होके कह सकता है। और ये बात अब हमारे बहुजन समाज में फैला सकता है, जागृति बढ़ा सकता है, और जागृति से ही जो है लोगों में आंदोलन आंदोलन बढ़ता है। आंदोलन से ही हम लोग व्यवस्था पर कब्जा जमा सकते हैं। इसलिए इस मौके पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इसको किस तरीके से हम सफल बना सकते हैं। तो मेरे सामने तो एक ही विकल्प दिखता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। जी सर, काफ़ी खूबसूरत जानकारी आपने बताई है सर। सर लास्ट में हमारा जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी बहुजन समाज है, इनके लिए सर क्या आप कुछ संदेश देना चाहोगे? मतलब मैं कंक्लूड करने की बात कर रहा हूँ सर। जी सर। तो ये जो विषय है कि बहुजन समाज की बातें जो है उनको अनदेखा किया जाए, तो कंक्लूडिंग में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी मैंने आपके सामने बहुत सारे तथ्य प्रस्तुत किए। अ, उस उन तथ्यों को देखते ना हमारे लोग न्यूज चैनलों में की पोजीशन पर पहुंच रहे हैं, ना उन तक पहुंचने दिया जा रहा है, ना हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनको लिखने दिया जा रहा है। मैंने आपको वो भी आंकड़ा प्रस्तुत किया। 5% या 10% लोगों को लिखने का मौका मिला। ये लिखने वाले लोग हैं, ये एंकर जो लोग हैं, उसमें मैंने आपको एक आंकड़ा बताया कि 40 हिंदी चैनल है, 45 इंग्लिश चैनल है, उसमें 75% एंकर जो है वो अपर कास्ट के लोगों के लिए है, अपर कास्ट में उनको चला रहे हैं। अभी एक की पोजीशन है जो बिहाइंड द कर्टन है, जो चैनल चलाते हैं, वो भी हमारे लोग नहीं है। जो चैनल पर एंकरिंग करते हैं वो भी हमारे लोग नहीं है। जो लोग पैनल में बैठते हैं, पैनलिस्ट जिनको हम कहते हैं, तो एक साल
12 महीने का उन्होंने सर्वे किया, ये ऑक्सफैम ने, और उस 12 महीने के सर्वे में क्या दिखाई दिया, ये 12 महीने के सर्वे में 3,318 पैनलिस्ट, 3,318 पैनलिस्ट पैनल में, तो पैनल में 3,318 है, लेकिन इसमें से हमारे लोग कितने थे? तो इसमें से हमारे लोग जो है वो, हम हाथ से वीडियो कर नहीं सकते, 62% इसमें जो पैनलिस्ट थे वो आपके पास थे। ये 3,318 पैनलिस्ट का रिसर्च करने के बाद ऑक्सफैम ने ये रिपोर्ट जारी की। 62% पैनलिस्ट अपर कास्ट के थे, जनरल कैटेगरी थे। हमारे कितने थे? 5.9%। बहुत ही कम ये रिप्रेजेंटेशन, और ये 5.9% एससी का है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब का बहुत भयानक आंकड़ा है। कितना आंकड़ा है? लोगों को लग सकता है 1% हो गया, 2%, 0%। तो शेड्यूल ट्राइब का कोई भी बंदा पैनल में भी नहीं आता, तो उनको जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया गया है। आज भी बहुत सारे हमारे जो मूल निवासी आदिवासी लोग हैं वो जंगलों में रहते हैं, पैनल में भी हमारे लोग नहीं आ रहे हैं, लिख भी नहीं पा रहे, एंकर भी नहीं बन पा रहे, अखबार भी नहीं चला पा रहे, कुछ भी नहीं अगर हम कर पा रहे हैं, तो मैं फिर एक बार हाथ जोड़ के मूल निवासी बहुजन समाज को कहना चाहता हूँ, मूल निवासी बहुजन समाज की आवाज, समस्याओं को, प्रश्नों को अगर ये तथाकथित मीडिया, जातिवादी मीडिया, ब्राह्मण बड़ियों का मीडिया अनदेखा कर रहा है, उनकी आवाज नहीं आ रही, उसके बारे में भी एक आंकड़ा मैं प्रस्तुत आपके सामने करना चाहता हूँ कि 12 मैगजीन्स का ऑक्सफैम ने जायजा लिया, और 12 मैगजीन में जो 972 972 आर्टिकल्स जो छपे थे, वो 972 आर्टिकल्स में उन्होंने देखा कि कास्ट के इशू, कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर जो शोषण होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उस कास्ट बेस पर कितने आर्टिकल्स हैं, शोषण के बारे में कितने आर्टिकल है? तो सिर्फ 972 में 10 आर्टिकल कास्ट बेस्ड इशू पर छपे हैं। तो ये प्रमाणित करता है कि बहुजन समाज की समस्याओं को अनदेखा किया गया। अगर आपको लगता है कि बहुजन समाज की आवाज बेखौफ होकर उठानी चाहिए, बहुजन समाज को शासक बनाना है, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा, मान्यवर वामन मेश्राम साहब कह रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं, ये लोग हमारे बहुजन समाज के लीडर है, मैं किसी खास लीडर का इधर जिक्र नहीं कर रहा हूँ, जो लोग लड़ रहे हैं उनकी, उनका नाम मैंने लिया, तो ये लोग अगर लड़ाई हमारे समाज की लड़ रहे हैं, और हमारे समाज की लड़ाई लड़ते हुए भी अगर हमारे समाज की आवाज वहां पर नहीं जा रही है, शासक जाति बनने का सपना तो हम देख रहे हैं, और हमारी समस्याएं उठाई नहीं जा रही है, तो हर नौजवान और युवती को, जो जो नौजवान, जो जो युवती मोबाइल चलाती है, एंड्रॉयड मोबाइल चलाती है, उस नौजवान को, युवती को अब खुद ही पत्रकार बनना चाहिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल टाइम पास करने के लिए नहीं करना चाहिए, रील्स बनाने के लिए। रील्स भी अगर आप बनाते हो तो रील्स आप अपने समाज के बारे में बनाइए, समाज के दुख और दर्द के बारे में बनाइए। तो हर वो चीज, हर वो लफ्ज, हर वो शब्द आप सोशल मीडिया में लिख रहे हो, वो आपके समाज को न्याय मिले, अपना समाज, हमारा समाज, बहुजन समाज शासक बने, इसलिए हम लिखे। ये हर उस व्यक्ति को करना चाहिए, हर बहुजन समाज के नौजवान को, हर बहुजन समाज के लोगों को ये बात करनी चाहिए। इसके बारे में बहुत सारे समाज में संगठन भी ऐसे हैं कि जो यूट्यूबर्स है उनको इकट्ठा कर रहे हैं, जो पत्रकार है उनको इकट्ठा कर रहे हैं, और सोशल मीडिया में एक्टिविस्ट है उनको इकट्ठा कर रहे हैं, और इन सभी लोगों को ट्रेनिंग देने का भी काम कर रहे हैं। ऐसा ट्रेनिंग अगर आपको भी चाहिए तो हम भी वो ट्रेनिंग बामसेफ के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा दे सकते हैं। वो सोशल मीडिया का बामसेफ में जो ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर आपको इस तरह का ट्रेनिंग
दिया जाएगा कि कानून व्यवस्था सोशल मीडिया के बारे में क्या है, पत्रकार आप कैसे बन सकते हो, आपके लिखने से क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कौन-सी बातें लिखनी चाहिए, कौन-सी बातें नहीं लिखनी चाहिए, ये सारी बातें जो है वो हम आपको वीडियो में बता सकते हैं। तो मैं हमारे संगठन की तरफ से आपको ये आमंत्रण देता हूँ, इन्विटेशन देता हूँ, ये गुज़ारिश करता हूँ कि आप ऐसी चीज़ें कीजिए। अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो, बहुजन समाज के बारे में बोलते हो, लिखते हो, सोशल मीडिया का बहुजन समाज के बारे में इस्तेमाल करते हो, उनकी समस्याओं को उठाने के लिए इस्तेमाल करते हो, तो जो सपना हमारे सभी महापुरुषों ने देखा, जो सपना मान्यवर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा, जो सपना मान्यवर घनश्याम साहब ने देखा, उस सपने को हम सफल बना सकते हैं, बहुजन समाज को हम शासक बना सकते हैं। तो शासक बनाने के लिए आप लोग सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, तो इसलिए आशा और विश्वास मैं करता हूँ। धन्यवाद। जी सर, जी। काफ़ी खूबसूरत जानकारी आपने दी है सर। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी हमारा जो समाज है, एससी, एसटी, ओबीसी बहुजन समाज है, अपने फ्रेंड्स में, रिश्तेदारी में या समाज के लोगों को यह जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों मैं आपके सामने एक गुज़ारिश करना चाहूँगा, अगर आपको आज़ादी की गति को और तेज़ बढ़ाना है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि बहुत से हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, लगभग 80% चैनल देख के सिर्फ़ चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि सर ने बताया, ये भी एक मूवमेंट का ज़रिया है। हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं, घरों-घरों में अपनी विचारधारा अगर हमें पहुँचानी है, तो आप इस प्रयास को ज़रूर करके देखिए दोस्तों, ज़रूर हम सफल होंगे। जी सर, आपका समय देने के लिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका।